रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या करते हैं, ये रही हमारी पीपीटी, इसको विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। आप नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो या टेट सीटेट दे रहे हो तो साइको एक टॉपिक पेपर होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी खासकर। तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होती हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, जिसमें से हमने 5 थ्योरी कवर कर ली है। और आज उसी 5वीं थ्योरी को हम डिटेल में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने, अगर रिमाइंड हो तो मैंने बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए बहुत शार्ट में बताया था। जैसे वो थ्योरी है, वो थ्योरी थी कार्ल यंग की, और उसके पहले मैंने इसीलिए फ्रायड की थ्योरी एक्सप्लेन की थी, क्योंकि डिटेल में अगर हम कार्ल यंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो फ्रायड से थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। अब अगर हम कार्ल जुंग यंग जो भी कहते हैं, आप अगर उनकी थ्योरी की बात करें, तो अगर हम फ्रायड का जैसे अगर नाम लेते हैं, तो जो फ्रायड की थ्योरी थी वो साइको एनालिटिकल थी। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एनालिटिकल थ्योरी है, जिसे हम विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अंदर रखते हैं। अब इसमें इनका फोकस क्या था, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान देना, ये सेम चीज़ अगर याद हो तो मैंने बता रखा था, ऐसे डायग्राम बनाया था फ्रायड की थ्योरी में, अगर याद हो तो। 3 बताना ना, जिसको हमने चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस यानी अर्ध चेतन, और लास्ट में अचेतन। तो अब देखो, इनकी थ्योरी के पॉइंट्स मिलना शुरू हो गए फ्रायड से शुरुआत में ही। और इनकी जो थ्योरी थी पर्सनालिटी के ऑलराउंड, या कह सकते हो कि समग्र यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस थी। अब इनका नाम, इनका डिटेल बताया तो इस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। फाउंडर किसके थे, एनालिटिकल थ्योरी के। फ्रायड किससे से थे, लेकिन बाद में अपनी थ्योरी अलग देते हैं। अब अगर इनकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, अब यहीं से देखना चीज़ें इनकी बदलनी शुरू हो जाती है। यानी हम बात करते हैं जब मन की संरचना की, तो फ्रायड की थ्योरी में ईगो सुपर ईगो चलते हैं, इनके यहाँ कुछ और चलेगा, और उसका एक्सप्लेनेशन भी ये अपने हिसाब से अलग देते हैं। जैसे अगर हम ईगो की बात करते हैं, अब यहाँ पे इसको ये कॉन्शियस में रखते हैं, यानी चेतन में रखते हैं। तो ईगो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे चेतन मन का हिस्सा होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके वो सभी थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंस आ जाते हैं, जिसका आप सीधे अवेयरनेस होता है, सीधे शब्दों में। ठीक है, और ईगो को हिंदी में हम अहंकार भी कहते हैं। यह हमें समझ देता है या निर्णय लेता है कि मैं कौन हूँ, यानी सेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करता है। और एक तरह से अगर कहें ऑन शार्ट में, तो ये हमारे क्या होता है, डिसीजन लेने और थिंकिंग में और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, जिसमें पहली चीज़ थी हमारा ईगो। दूसरा आता है इसमें पर्सनल कॉन्शियस। अब ध्यान देना, यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, जब हम पर्सनल की बात करते थे, अब वहाँ पे देखना, ध्यान देना, फ्रायड की थ्योरी में क्या था, अचेतन था। अब यहाँ पे पर्सनल भी मिलेगा और कलेक्टिव भी मिलेगा आगे आपको। तो अब इसमें क्या होता है, अचेतन में वही सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि जो फ्रायड की थ्योरी में थे, कि इसमें सभी आपकी अनुभव, स्मृतियाँ या भावना, यानी कह सकते हो एक्सपीरियंस हो गए, मेमोरी हो गए, इमोशंस हो गए, जो कभी कॉन्शियस थी लेकिन अब क्या है, वो आप भूल चुके हो या आपने उनको दबा दिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। देखो, नष्ट ये कभी नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो आपके बिहेवियर को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली काम कॉन्शियस का होता है। पर ये क्या होते हैं कि आपके, अगर याद हो तो फ्रायड की थ्योरी जब आपने पढ़ा था, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि ये जल है। ठीक है, अब इसमें एक बर्फ की चट्टान तैर रही है, तो हमें सिर्फ ऊपर का इतना ही हिस्सा दिख रहा है, लेकिन नीचे पूरा तो वही है, बर्फ ही है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उसी तरह यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड है कि चेतन तो थोड़ा सा हिस्सा होता है, वो बाकी चीजें कंट्रोल करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने इससे प्रभावित होते रहते हैं। फिर इसमें आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी सामूहिक अचेतन। अब ये एक नई चीज दी थी फ्रायड से अलग होकर इन्होंने। अब ये नई चीज क्या थी, तो ये सबसे पहली चीज इनका इंपॉर्टेंट और न्यू यूनिक आइडिया था। अब इसमें क्या होता है कि इनका कहना था कि ये सभी मनुष्यों में, यानी जितने भी लिविंग, सॉरी मतलब इंसान है, सब में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं पाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या होते हैं कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं,
स्मृतियाँ होती हैं और कहाँ से जो आपके पूर्वजों से विरासत मिलते हैं, जैसे इसको अपने आप ट्रेडिशंस मान सकते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और आप क्यों भाई दिवाली क्यों मनाते हैं, ईद क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया। तो क्या होता है, वो किसी एक इंसान का नहीं है ना, वो भाई इस जनरेशन से मान लो अगर कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पास हुआ, फिर यहाँ पास हुआ, फिर यहाँ पास हुआ, तो इसी चीज़ को इन्होंने सामूहिक अचेतन कहा। और यही तीनों चीज़ यानी ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस मिलके क्या होते हैं, व्यक्तित्व को बनाते हैं। अब आगे ध्यान देना कि इसी में जब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ आता है आर्केटाइप। ये बहुत जरूरी चीज़ है इनके यहाँ। आर्केटाइप को हम लोग हिंदी में आदि रूप कहते हैं। ठीक। अब आदि रूप में क्या होता है कि आपको वही सिंबल से दिखाई देते हैं, यूनिवर्सल से, ड्रीम हो गया, मिथ हो गया, जैसे एग्जांपल में आप हीरो, मदर, शैडो कुछ भी देखते हैं। कई बार आपके सपने आते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पहले भी देखा है कहीं। ठीक। अब देखो आर्केटाइप क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, वो सार्वभौमिक प्रतीक होते हैं जो हर कल्चर में मिलते हैं। यानी जो आर्केटाइप होता है, और इसी में यही जो चार हैं यही आपको समझना है कि आर्केटाइप भी एक्चुअली में चार टाइप के होते हैं। आर्केटाइप को यहाँ पे ध्यान देना कि हिंदी में हम आदि रूप कहते हैं। ठीक है। और ये आता कहाँ है, सामूहिक अचेतन से। और सामूहिक अचेतन क्या होता है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी। अरे इसका और एग्जांपल ले लो, तुम्हारे दादाजी को, अरे एक मिनट यार ये मेरा मार्कर थोड़ा हाँ सही काम कर रहा है। दादाजी का किसी से पंगा था, कट्टी कट्टी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बताया भाई इसके परिवार से कट्टी कट्टी है। फिर उन्होंने आपको बताया, दादाजी ने अपने बेटे को बताया और फिर इन्होंने अपने बेटे को बताया कि इस परिवार से कट्टी कट्टा है। तो ये क्या है, ये सामूहिक ही बन रहा है। तो यही चीज है। अब आर्केटाइप में ध्यान देना। सबसे पहली चीज होती है पर्सोना, यानी सामाजिक मुखौटा जिसे हम कहते हैं। अगर याद हो पर्सनालिटी की जब हमने डिफिनेशन बताई थी तो हमने बताया था कि पार्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका क्या होता है, मुखौटे के रूप में ही लेते हैं। तो ये मुखौटा वो होता है कि जो आप सोसाइटी को शो करते हैं, एक सिंपल वे में कहा जाए कि आप सोसाइटी को जो दिखाते हैं वही पार्सोना है। ठीक है। क्या करते हैं आप आपके मन में चल रहा है सामने एक पर्सन है जिसको आपको कूटने का मन है, लेकिन चार लोग बैठे हैं, अरे हाँ भैया बहुत बढ़िया, हाँ भैया बहुत बढ़िया, क्या ही कहें। ठीक है। तो ये होता है पर्सोना कि आप सामाजिक मुखौटा होता है। फिर इसमें दूसरी चीज आती है एनिमा एनिमस। सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ आना चाहिए था इसको। एनिमा एनिमस में क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों का गुणों का प्रतिनिधित्व है। यानी जब स्त्रियों सॉरी स्त्रियां पुरुषोचित व्यवहार करने लगा, जैसे एंगर आ जाए, क्रोध आ जाए, लड़ाई झगड़ा, तो उसे एनिमा कहा जाता है। और एनिमस क्या होता है कि पुरुष स्त्रियों के गुण या क्वालिटी या ट्रेट्स को अपने अंदर इनहेरिट कर ले, उसको यूज करने से वो होता है जैसे लजाना हो गया, शर्मा जा रहे हैं, कोई कुछ कह दे रहा है तो मतलब वो बिहेवियर प्रेजेंट करना जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसी को एनिमा एनिमा और एनिमस कहा जाता है। फिर आता है इसमें शैडो। शैडो क्या होता है, शैडो मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं छाया। और छाया कैसी होती है, काली। तो यहाँ पे इस एक्चुअली में इसका मतलब ही उसी से लिया जाता है, डार्क हिस्से से ही लिया जाता है कि आपकी छिपी हुई छाया है वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। इसलिए इसमें दोनों तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। यानी आपके गुड हैबिट्स भी हैं और बैड हैबिट्स भी हैं। और सेल्फ क्या है, जब ये तीनों मिलके कवर करते हैं तभी जाके आपके व्यक्तित्व की पूर्णता बनती है। अब अगर ये नहीं है, आपके पास सामाजिक मुखौटा नहीं है, तब भी पर्सनालिटी कंट्रोल फुल नहीं होगी। शैडो नहीं है तब भी नहीं होगा, एनिमा एनिमस नहीं है तब भी। और फ्रायड की जो थ्योरी है, सॉरी फ्रायड कह रहे हैं, यूंग की थ्योरी है, तो उन्होंने ऐसे ही बताया था, एक ऐसे बनाया था एक ऐसे। उन्होंने बताया था कि बायोपोलर होता है, सब में होता है, कुछ न कुछ मात्रा में होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर स्त्रीत्व का कोई गुण ना हो और किसी स्त्री के अंदर किसी भी पुरुष का कोई गुण ना हो, कुछ होगा। बस हाँ ये दिक्कत तब होती कि जब उसमें उस चीज की प्रधानता है, यानी अधिकता आ जाए, या कह सकते हो कि ज्यादा आ जाए, तब समस्या होती है। ठीक। अब फिर अब यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, इनका टाइप्स। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंट्रोवर्ट होता है इनर वर्ल्ड में फोकस रहते हैं अपनी आंतरिक। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होता है, आउटर वर्ल्ड में फोकस रहते हैं। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आता है एक चीज कि विकास की अवस्थाएं, जब आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है
तो उसकी अवस्था होती है, अगर याद हो, फ्रायड ने 5 स्टेज में बताया था। ओरल से शुरू किया था और लास्ट में किस पे खत्म किया था, ये आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्ल जुंग भी इसी तरह से कहते हैं और उनका मानना था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और इसी को इन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन यानी व्यक्तित्व की पूर्णता कहा, और इन्होंने इसको अपने हिसाब से समझाया। बट उन्होंने कोई फिक्स एज नहीं दी है, मतलब एज नियरली कह सकते हो ना कि उन्होंने लगभग रखा है पर कंप्लीटली फिक्स नहीं रखा। तो जैसे सबसे पहले होती है चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। अब चाइल्डहुड स्टेज नियरली क्या होती है, 12 साल तक होती है, ठीक है। शैशवावस्था, अगर आपने विकास की अवस्थाएं पढ़ी हो तो सबसे पहले होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, और फिर आती है बाल्यावस्था, ठीक है। अब ये होती है जन्म से 6 वर्ष और नियरली ये 6 से 12 साल, और उसके बाद 12 से जो 18 चलती है, 13 सॉरी 18, उसे हम किशोरा कहते हैं। ओके। तो अब यहीं से देखो, ये जो ईगो होता है सबसे पहले यहीं से डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और बच्चा क्या होता है धीरे धीरे अपने सेल्फ अवेयरनेस को बनाता जाता है। शुरुआत में उसकी जो कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है और अचेतन प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि वो चीज़ों को जान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। ये स्टार्टिंग एज होती है, और इसको ऐसे समझ लो कि जब सूर्य निकलता है, ठीक है, सूर्य जब उदय होता है तो बहुत हल्की लालिमा होती है, क्योंकि अभी वो पूर्ण रूप से उदित नहीं हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज में होता है कि ये जो उसका ईगो बन रहा होता है अभी वो एकदम क्रिएटिंग स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में है। फिर हम आते हैं किशोरावस्था, जो इनकी सेकेंड स्टेज है, जिसे यंग एडल्टहुड कहते हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी और पहचानने लगता है और अपने गोल तय करना आता है और समाज में अपनी भूमिका यानी पर्सोना विकसित करता है, और फिर साथ में वो एक्स्ट्रा गतिविधियों में लग जाता है, जैसे पढ़ाई हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गए, इन चीज़ों पे फोकस करता है। अब यहाँ पे उसकी चमक जो होती है वो पहले से बढ़ जाती है। कह सकते हो कि अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिन की बात करें तो सुबह 6 से 8 सूर्य निकलता है तो वो पहली स्टेज मान लो, फिर 9-10 बजे तक का मान लो सेकेंड स्टेज, और फिर 9 के बाद का 10 से मान लेते हैं हम 4 बजे तक का जो स्टेज होता है, अब ये जो अगली स्टेज आएगी यानी मध्य मिडिल स्टेज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? यहीं पे क्या होता है, इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करता है। शैडो हो, एनिमा, एनिमस जैसे पहलुओं का भी वो सामना करता है, क्लियर हो जाता है, उसके अंदर अब सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ने लगता है। अब वो समझने लगता है कि हाँ कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये इसमें क्या होता है ना कि ये पीक पे होता है। ऐसे समझ लो कि जब सूर्य दोपहर में होता है ना तो पूरी लाइट निकाल रहा होता है ना कि आंखें चौंधिया जाए, तो उस टाइप का होता है मिडिल स्टेज, मध्य आयु। और फिर आती है लास्ट में ओल्ड एज। इसे युंग ने जिंदगी की शाम भी कहा है, जिंदगी की शाम, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना, सूर्य डूब रहा है हमारा, तो उगता और डूबता सूरज की सिचुएशन एक जैसी होती है कि लालिमा कम होती है, और उस अब यहाँ पे एक अंतर ये आ जाएगा कि अब ये वो अस्तित्व के अंत की ओर जा रहा है, और जो उगता है वो अस्तित्व के आरंभ में आता है। तो इसमें क्या होता है कि अब व्यक्ति क्या होता है अपने लाइफ के मीनिंग को खोजने लगता है, अपनी स्पिरिचुअल पीस को टर्म करता है, सेल्फ की पूर्णता की ओर बढ़ता है कि हाँ भाई जीवन में हम सब कुछ पा चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, जी लिए जो जीना था। और यहीं से अपने जो एक्सपीरियंस है उनका इंटीग्रेशन करता है, सोचता है, बैठता है कि हाँ क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। तो ये होती है उसकी लास्ट स्टेज। अब ध्यान देना, अब जो कंट्रोवर्सी थी कई चीज़ों की वो क्या थी, जैसे लिबिडो थ्योरी थी किसकी, फ्रायड की। फ्रायड ने लिबिडो थ्योरी दिया, उसी के अपोजिशन में इन्होंने जो युंग हैं, ठीक, इन्होंने साइकिक एनर्जी दी, जिसे इन्होंने मानसिक ऊर्जा या मनो ऊर्जा कहा। और इसी चीज को फ्रायड क्या कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, फ्रायड सॉरी यूंग के अनुसार इसमें क्रिएटिविटी होता है और मोटिवेशन होता है, और फ्रायड से ये अलग जाते कहते हैं कि सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं होती इसमें, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति भी होती है, मोटिवेशन भी होता है, और उसको इन्होंने मानसिक ऊर्जा कहा है, साइकिक एनर्जी इसीलिए बोला जाता है। चल, हाँ, तो यहीं पे इनकी थ्योरी जो मेन इनका भेद होता है, सॉरी मतलब जो लड़ाई इनका मुद्दा फंसता है, तो लिबिडो थ्योरी को ही लेके फंसता है, क्योंकि फ्रायड पूरी तरह से फोकस था कि नहीं ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी है, और अगर उसके चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो ओरल से लेके जब शुरू होता है, ओरल, एनल, लेटेंसी, फेलिक, जेंटाइल, पांचों स्टेज जो भी होती हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं हर स्टेज में उसने क्या था, सेक्सुअलिटी को इंपॉर्टेंस दी और बताया कि बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की वजह से कर रहा है, कि उसे एटलीस्ट प्लेजर मिल रहा है। जबकि युंग इस चीज़ को डिनाई करते हैं और उन्होंने इसको मानसिक ऊर्जा के रूप में लिया है, मनो ऊर्जा के रूप में लिया है, और कहा कि सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं है, बाकी और भी चीज़ें, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन। तो यहाँ से डिफरेंट हो जाती है फ्रायड और यूंग की थ्योरी। और अगर इनके सिमिलर तत्व की बात करा जाए तो चेतन लेते हैं ये, अचेतन भी लेते हैं, ईगो भी लेता है, ठीक है, लिबिडो का ट्रांसफार्मिंग रूप लेता है। तो कई चीजें हैं कि जो सिमिलर मिलती है इनकी थ्योरी भी, इवन उसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इनका सिर्फ विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, तो सिमिलरिटी है। तो ये थ्योरी थी कि जब आप इसको अब पढ़ेंगे तो अगर आप पीजी लेवल के बच्चे हैं, ठीक है, लो ये खराब हो गया, पीजी लेवल के हैं, आप नेट दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर क्लास जो पार्ट 2 है अब अपलोड होगी, जिसमें आपको प्रॉपर यूंग की थ्योरी डिटेल में मिल जाएगी। अब इसमें नियरली सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कुछ नहीं छूटा। और बाकी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जब नॉर्मल थ्योरी में पढ़ते तो बस उतना ही है उनकी थ्योरी में, कि उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं यूंग ने, कि बायोपोलर होती हैं, सिंगुलर कुछ नहीं होता है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि भाई दिन है, उसके अपोजिट में क्या है, रात है। चांद की बात करते हैं, कहते हैं सूरज है। तो इसी तरह इनको अपनी बात को इन्होंने प्रूव किया कि चीज़ें जो भी हैं वो बायोपोलर हैं। और इसीलिए जब इनका एनिमा एनिमस का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ भी ये चीज़ कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सब में हैं, बस वो कम या ज़्यादा है। बस यही होता है कि जब किसी में मेल में अगर फीमेल्स के ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके जैसा बिहेव करने लग जाता है, और फीमेल में मेल्स के जैसे आ जाते हैं तो वो उसके जैसा बिहेव करने लगता है। तो यही उसमें डिफरेंस है, लेकिन होता सब में है, पर क्या है कि वो कंट्रोल में रखते हैं। सो यहाँ पे ये क्लास ओवर होती है। जितने भी लोग इसको देख रहे हो चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाओ, बहुत मेहनत लगती है शूट्स करने से लेकर कंटेंट बनाने तक में, और आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड हो जा रही हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर दो यार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराने में। बाकी पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, और मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। इसको बंद किया जाए।